हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 4 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। अब शुरू करते हैं कल के रिवीजन क्वेश्चन से। तो कल हमने देखा था भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक यानी डीजी मकरंद रानाडे बने हैं। बुकर पुरस्कार 2023 से पॉल लिंच को सम्मानित किया गया है। 27वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता पंकज आडवाणी बने हैं। रक्षा मंत्रालय ने 97 LAC तेजस हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दे दी है। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर तक भारत की GDP विकास दर 7.6% रही है। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की IDFC फर्स्ट प्राइवेट हुरून इंडिया लिस्ट 2023 जारी हुई है। इसमें शीर्ष स्थान पर राधा किशन दमानी हैं। हाल ही में रूस ने समलैंगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ग्लोबल AWS ट्रेनिंग पार्टनर अवार्ड से ट्रेनोकैट को सम्मानित किया गया है। 54वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI 2023 में विशेष जूरी पुरस्कार से ऋषभ शेट्टी को सम्मानित किया गया। और अभी हाल ही में अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन हुआ। और आज का पहला सवाल है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों, ज्यूरिक और सिंगापुर संयुक्त रूप से इस लिस्ट में टॉप पर हैं। 30 नवंबर को इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU ने दुनिया के सबसे महंगे शहरों की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिक और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से टॉप पोजीशन पर हैं। पिछले साल ज्यूरिक छठे नंबर पर था, लेकिन स्विस फ्रैंक की मजबूती, महंगे खाद्य पदार्थ, ग्रोसरी, एंटरटेनमेंट के महंगे खर्चों ने ज्यूरिक को इस लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंचा दिया है। इस लिस्ट में अमेरिका की राजधानी न्यूयॉर्क और जिनेवा तीसरे नंबर पर हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क सबसे सस्ते शहरों की सूची में नंबर 1 पर है। भारत के सबसे महंगे शहरों में दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और जयपुर जैसे शहर शामिल हैं। EIU ग्रुप बिजनेसमैन, फाइनेंसर्स और गवर्नमेंट ऑफिसर्स की सहायता के लिए एनालिसिस का काम करता है। इस लिस्ट में कॉस्ट ऑफ लिविंग और बढ़ती महंगाई के चलते शहरों का एनालिसिस किया जाता है। मिशन दक्ष किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बिहार सरकार ने 1 दिसंबर को बिहार में 71,863 प्राइमरी स्कूलों में मिशन दक्ष की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्राइमरी स्कूलों की क्लासेस तीसरी से और 8वीं तक पढ़ने में सबसे कमज़ोर सेलेक्ट किए गए 25 लाख बच्चों को पढ़ाई में अव्वल बनाया जाएगा। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी स्कूलों के टीचर्स और टीचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स को जिम्मेदारी दी गई है। मिशन दक्ष के तहत हर शिक्षक 5 बच्चों को एडॉप्ट करेंगे और उन्हें योग्य बनाएंगे। मार्च 2024 में बच्चों का जिला स्तर पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। अगर एग्ज़ाम बच्चे फेल करेंगे तो प्रधानाध्यापक और शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। यह योजना विद्यालय में लगातार चलेगी, जिसके लिए जिला स्तर पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। देश का दूसरा शहर कौन बना है जहां इलेक्ट्रिक कैब सुविधाओं को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, बेंगलुरु में। राइड हेलिंग फर्म उबर ने बेंगलुरु में इलेक्ट्रिक कैब सेवा उबर ग्रीन को लॉन्च किया है। देश में मुंबई के बाद बेंगलुरु दूसरा शहर है जहां इलेक्ट्रिक कैब सुविधाओं को शुरू किया गया है। बेंगलुरु टेक समिट के मौके पर बेंगलुरु पैलेस में कर्नाटक के IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने उबर ग्रीन का उद्घाटन किया। उबर ग्रीन अपने इलेक्ट्रिक वाहन बेड़े में टाटा टिगोर EV का उपयोग करेगा। उबर की मौजूदा ऐप को अपडेट करके उबर ग्रीन को बुक किया जा सकता है। उबर ग्रीन की सवारी का चार्ज नियमित उबर की तुलना में 10% ज़्यादा होगा। दुबई में COP28 के दौरान लीडेड 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, नरेंद्र मोदी। 1 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुबई में COP28 के दौरान लीड इट 2.0 यानी लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ को जल्दी और आसानी से क्लाइमेट चेंज की परेशानी से निजात दिलाना है। पीएम मोदी ने बताया कि जलवायु परिवर्तन और कार्बन उत्सर्जन जैसी परेशानी से निपटने के लिए काफ़ी सक्रियता से काम करने की ज़रूरत है। लीडिट की शुरुआत 2019 में हुई थी, जिसमें 18 देश और 20 कंपनियां जुड़ी हुई हैं। इसकी शुरुआत में लोहा इस्पात, सीमेंट और एल्यूमिनियम जैसे उद्योगों को प्राथमिकता दी गई थी। यह ग्लोबली कार्बन टेक्नोलॉजी को अपनाने में इको फ्रेंडली रहा है, जिससे प्रदूषण की समस्या कम होती है। यह वैश्विक पर्यावरणीय उद्देश्यों के अनुरूप और निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने में सहायक रहा है। हर साल विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है, 1 दिसंबर को हर साल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। HIV के बारे में जागरूकता बढ़ाने और ज्ञान बढ़ाने की दिशा में यह कदम उठाया गया है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ही एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम रोग का कारण बनता है। HIV एक वायरस है जिसे ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के नाम से भी जाना जाता है। HIV आपके इम्यून सिस्टम की सेल्स को संक्रमित और नष्ट कर देता है, जिससे अन्य बीमारियों से लड़ना मुश्किल हो जाता है। इस तरह जब HIV आपकी इम्यूनिटी को पूरी तरह से कमज़ोर कर देता है तो यह एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम यानी एड्स का कारण बन सकता है। कोई व्यक्ति तब तक एड्स से पीड़ित नहीं हो सकता है जब तक कि HIV से संक्रमित नहीं है। हालांकि यह भी सच है कि HIV से पीड़ित हर व्यक्ति को एड्स नहीं होता है, लेकिन बिना इलाज HIV से एड्स की वजह बन सकता है। विश्व एड्स दिवस पहली बार 1988 में मनाया गया था। 2023 में इस दिवस की थीम है लेट कम्युनिटीज लीड। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN एड्स ने कहा है कि वर्ष 2030 तक एड्स को समाप्त किया जा सकता है। महिला FIH हॉकी जूनियर विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, चिली कर रहा है। 2023 में यह इसका 10वां संस्करण है। यह अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित द्विवार्षिक महिला अंडर 21 फील्ड हॉकी विश्व चैंपियनशिप है। इसका आयोजन 29 नवंबर से 10 दिसंबर 2023 तक सैंटियागो, जो चिली की राजधानी है, वहाँ किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में टीमों की संख्या 16 है और इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, DY चंद्रचूड़। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने एम्स के सहयोग से सुप्रीम कोर्ट कर्मचारी कल्याण संघ द्वारा आयोजित 1 दिवसीय रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में श्री राम एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अयोध्या में। 2 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में श्री राम एयरपोर्ट 320 करोड़ रुपए की लागत से बनकर लगभग तैयार हो चुका है। इसके टर्मिनल का डिजाइन राम मंदिर जैसा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। सबसे पहले भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो दिल्ली और अहमदाबाद के लिए फ्लाइट शुरू करेगी। एयरपोर्ट का निर्माण 3 फेस में किया जा रहा है। पहले फेस में घरेलू उड़ान की सुविधा होगी। हाल ही में जोशीमठ के लिए कितने करोड़ों की मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 1658 करोड़ रुपए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल समिति ने जोशीमठ, जो उत्तराखंड में स्थित है, के लिए 1658.17 करोड़ रुपए की योजना की मंजूरी दे दी है।
जोशीमठ पिछले दिनों भूस्खलन और जमीन धंसने से प्रभावित हुआ था। अमित शाह ने बताया कि केंद्र सरकार की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA के नेतृत्व में जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना तैयार की गई है। जोशीमठ के लिए रिकवरी योजना को आगामी 3 साल में लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार 1079.96 करोड़ रुपए नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी NDRF से देगी। राज्य अपने स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से 126.41 करोड़ रुपए और राज्य बजट से 451.80 करोड़ रुपए देगा। जोशीमठ में 27 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक 12 दिनों में 5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस गई। 700 से ज़्यादा घरों में दरारें पड़ गईं, जिससे जोशीमठ को भूमि दशाव क्षेत्र घोषित करना पड़ा। CBSE के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर C है, हिमांशु गुप्ता। दिल्ली सरकार में शिक्षा निदेशक पद पर कार्यरत हिमांशु गुप्ता को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE में सचिव पद पर चयनित किया गया है। वे 4 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। OpenAI ने ChatGPT को प्रोटोटाइप के रूप में कब लॉन्च किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर B है, 2022 में। यहाँ डबल हो गया है। 30 नवंबर 2022 को OpenAI ने ChatGPT को प्रोटोटाइप के रूप में लॉन्च किया था। ChatGPT एक उन्नत AI भाषा मॉडल है जो डीप लर्निंग का उपयोग करके दिए गए इनपुट के आधार पर टेक्स्ट उन्नत करता है। यह शिक्षा, व्यवसाय, रोजमर्रा की जिंदगी में भी अपनी जगह बना रहा है। और आज का टेस्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें। साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब ही कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।